नमस्कार दोस्तों, आप सबका ब्रूटली ऑनेस्ट के इस नए एपिसोड में स्वागत है। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जहां भी हैं आपका स्वागत है। मैंने आपसे पिछले हफ्ते बोला था कि कुछ विषयों पे मैं आपसे अलग से बात करूंगा। मैं आज आपसे जो बात करना चाहता हूं वो है बंगाल के बारे में। अगले आने वाले हफ्तों में मैं आपसे बंगाल के बारे में काफ़ी बात करूंगा, क्योंकि मैं 4-5 साल से बंगाल में अपनी अगली नई फिल्म द दिल्ली फाइल्स का रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे जब मैंने पढ़ा कि बंगाल में इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वायलेंस होती है, मतलब जब इलेक्शंस होते हैं तो किस तरह से वायलेंस होती है, ओपोनेंट्स को मार डाला जाता है और इतने ब्रूटली औरतों के रेप्स होते हैं, ज़मीन छीन ली जाती हैं, कॉन्टेस्टेंट को खड़े नहीं होने दिया जाता है। इसकी स्टैटिस्टिक्स जब आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। तो मैंने ये समझने की कोशिश की कि क्या कारण है बंगाल में, ममता बनर्जी द्वारा शासित बंगाल में लगातार हिंसा होती रहती है। क्या कारण है कलकत्ता के अलावा बाकी छोटे शहरों में, गांव में, खासतौर पे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास लोग जाने से डरते हैं। इसका कारण क्या है? दूसरी चीज हमने समझने की कोशिश की कि आज की वहां की जो राजनीति है, क्या ये नई राजनीति है या बंगाल का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वहां की ऐसी राजनीति है। तो मैं आपको 4-5 बातें बताता हूं। पहली बात यह है, आपको समझना पड़ेगा कि बंगाल जो है वो हमेशा से भारत की चेतना, भारत का एक बौद्धिक सांस्कृतिक गढ़ रहा है। आप जो भी लाइन देखें, आप देखें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, औरोबिंदो हो, कलकत्ता ने हमेशा हिंदू स्पिरिचुअल टेम्परामेंट को और थिंकिंग को हमेशा आगे बढ़ाया है, खासतौर पे वेदांत और अद्वैता को लेके। दूसरी तरफ जो सोशल रिफॉर्म्स हो, सती प्रथा हटाने की भी शुरुआत वहीं से हुई, विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस पे भी चिंता वहीं पे हुई, या संगीत के रूप से अध्यात्म को बढ़ाया गया हो, बाउल सिंगिंग, बाउल म्यूजिक, इससे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? रविंद्र संगीत से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जिस प्रदेश ने राष्ट्रवाद को शुरू किया हो, आप ये मत भूलिए वंदे मातरम और जनगण मन दोनों ही बंगाल से आते हैं। जहां पे शिक्षा को लेकर रिफॉर्म्स हुए हों, जहां पे कला, सिनेमा, समाज, राष्ट्र, पेट्रियोटिज्म, फिलॉसफी, साइंस, लॉजिक, ऐसे तमाम विषयों पे गहन अध्ययन, रिसर्च और ऐसे ऐसे महानुभूतियां पैदा हुई हों जिन्होंने भारत की चेतना को ही बदल दिया हो। ऐसी महान पुण्य भूमि जिसके बिना आज़ादी के बारे में सोचना भी असंभव है। क्या कारण है कि पिछले लगभग 100 साल से इस ज़मीन का रंग जो है वो ब्राउन, जिसको बोलते हैं, मटमैला होने की बजाय लाल नजर आता है? क्या कारण है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के झंडों में भी लाल रंग बहुत जोर शोर से देखा जा सकता है? तो आप इसको समझिए। कलकत्ता में अंग्रेज आए, अंग्रेज वहां बस गए, और जैसे ही वो बसे कलकत्ता 2 भागों में बट गया। एक था इलीट कलकत्ता और एक, मेरी भाषा में बोले तो डिलीट कलकत्ता, मतलब एक ताकतवर कलकत्ता जो जब चाहे किसी पे किसी भी तरह का आतंक और प्रहार कर सकता हो, और एक ऐसा कलकत्ता जो पावरलेस हो, जो सिर्फ दिन रात गेहूं चावल बीनने में लगा हो। इन 2 कलकत्ताओं के बीच में एक साइकोलॉजिकल द्वंद्व, एक साइकोलॉजिकल लड़ाई, एक साइकोलॉजिकल वॉर चलता आया। इन दोनों ने अपने अपने नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की। जो बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कल्चर्ड लोग थे, उनमें से तमाम लोग जो थे वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिल गए। मैं जयचंद तो नहीं बोलूँगा, उनकी परिस्थितियाँ क्या थी मुझे पता नहीं, लेकिन वो जाके उनसे मिल गए। एक एलीट क्लास क्रिएट हो गया और एक बहुत ही शोषित क्लास क्रिएट हो गया। तो यूँ बोले ऑप्रेसर क्लास जो कहता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, और एक शोषित क्लास, शोषण करने वाला, एक शोषित, ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड। और इसका फायदा उठा के लगभग 1930 के आसपास, 25 और 30 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ कम्युनिस्ट मूवमेंट, जिसको सुभाष चंद्र बोस और ऐसे तमाम सारे नेताओं ने, जिससे भगत सिंह भी बहुत प्रभावित थे, उन लोगों ने
ये समझा कि एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिससे कि ऑप्रेसर और शोषण करने वालों के समूह को ख़त्म किया जा सकता है और शोषण को समाज से हटाया जा सकता है। इसलिए इन लोगों ने कम्युनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट मूवमेंट बिलीव करता है आर्म्ड रेवोल्यूशन पे, जिसके ऊपर मैंने किताब लिखी है अर्बन नेक्सल्स। इन अर्बन नेक्सल्स का डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड पब्लिश्ड एडवर्टाइज डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट कहता है एक जिसका मिशन स्टेटमेंट यही है, टू टेक ओवर द स्टेट ऑफ इंडिया विद आर्म्ड रेवोल्यूशन स्पेशली बाय कैप्चरिंग सिटीज ऑफ इंडिया। ये लोग शहरों में हैं। जब भारत आजाद होगा या नहीं होगा, पार्टीशन के साथ होगा या उसके बिना होगा, बंगाल भारत में रहेगा या पाकिस्तान में जाएगा, जब ये बहस चालू हुई तब उस वक़्त वहाँ की राजनीति में ऑप्रेसर ऑपरेशन की राजनीति के अलावा एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, और वो था एक ऑर्गेनाइज्ड अंडरवर्ल्ड माफिया, जो कि बंदूक, औजार, तलवारें, भाले, लठ रखते थे, स्मगलिंग करते थे, कैबरे ऑर्गेनाइज करते थे। कैबरे डांस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कलकत्ता के हिस्ट्री और कल्चर का। फिर इन लोगों को पैसे देके पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि दो थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इन लोगों को एम्प्लॉय करना चालू किया एज अ टास्क फोर्स। और वो भी इसलिए क्योंकि अधिकतर जो अंडरवर्ल्ड और माफिया के लोग थे वो सारे कन्वर्ट थे। आप अगर इतिहास जानते हो इस्लाम का भारत में, तो मुगलों ने भी जो जेल में लोग होते थे, चोर, उचक्के, मवाली, शराबी, रेपिस्ट, मर्डरर्स, और जो बहुत गरीब लोग होते थे, मजबूर होते थे, इन लोगों को कन्वर्ट करना चालू किया, क्योंकि इनको कन्वर्ट करना आसान था। ब्राह्मणों को जब कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे वो कहते थे हम अपनी जान दे देंगे पर कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए चोर उचक्कों को किया। आप देखिए कि जो मुस्लिम इलाके जो बंगाल में कन्वर्ट हुए वो अधिकतर अंडरवर्ल्ड के इलाके थे, मतलब माफिया के थे। 1946 16 अगस्त को जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, तब इन्हीं चोर उचक्कों मवालियों की मदद से सुहरावर्दी और मुजीबुर रहमान, जो कि आज बोंगो बंधु बोले जाते हैं, जिनके कारण बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उनकी निगरानी में, इन लोगों की निगरानी में इस पूरे अंडरवर्ल्ड माफिया को एम्प्लॉय किया गया और इनके साथ जोड़ा गया मुस्लिम लीग की नेशनल गार्ड को, जिसमें यंग वॉलंटियर्स थे, और हथियार, बंदूक, लाठियां इनको दी गई। इन लोगों ने कम से कम 10,000 लोगों को, हिंदुओं को वहां पे काटा, मारा, रेप किया। और जब इसमें इनकी जीत नहीं हुई तो इन लोगों ने उसी के चंद महीनों बाद नोआखली में डिसाइड कर लिया कि पूरे के पूरे नोआखली को 100% मुस्लिम पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए मार पीट, खून खराबा, आगजनी जो होना था हुआ ही, पर इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों को कन्वर्ट किए कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को, जिन पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हें रेप करने आए या मारे तो तुम शांति से अपनी जान दे दो, ऊपर से कूद जाओ, लेकिन कभी कभी हिंसा का उपयोग मत करो। उन महात्मा गांधी ने उतरने के बाद बहुत गुस्से से बोला था कि अब मुझे लगता है कि भारत की महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा लेने चाहिए। सोचिए, अगर महात्मा गांधी ने यह बात कही है तो किस लेवल का क्राइम हुआ होगा। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि बंगाल की पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड, गुंडे, बाहुबली, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद ये सारे के सारे गुंडे, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी के पास राज आया, सारे के सारे उसमें शामिल हो गए। जो CPIM और CPI, नक्सली के नाम पे गुंडे, खूनी, अपराधियों ने इनको ज्वाइन किया। ये लोग हमेशा सत्ता के साथ जुड़े रहे हैं। जब मुस्लिम लीग की सरकार थी सुहरावर्दी के शासन के लीडरशिप में, तो ये लोग सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग के साथ जुड़े रहे। आज़ादी के बाद जब कम्युनिस्ट लोगों के पास सत्ता आई, उनके साथ जुड़ गए। जब कांग्रेस के पास सत्ता का स्थानांतरण हुआ तो ये सारे के सारे गुंडे, अंडरवर्ल्ड माफिया, लैंड ग्रैबर्स, रेपिस्ट, ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए। फिर जब TMC की सरकार आई, जिसको ममता बनर्जी चलाती हैं, ये सारे गुंडे
उनके साथ जुड़ गए। मैं इनको बोलता हूँ फ्रंट ऑफिसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये आज एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, क्योंकि आज बंगाल के पॉलिटिकल फैब्रिक, पॉलिटिकल नक्शे में, पॉलिटिकल कल्चर में कोई भी नेता सरवाइव ही नहीं कर सकता है अगर इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ना दे अपने वोट बैंक्स बनाने का, उनको मैनेज करने का, इलेक्शंस मैनेज करने का। यही कारण है कि वहाँ पे वायलेंस होती है। आप बताइए किसी और इलाके में वायलेंस इस लेवल की क्यों नहीं होती है इलेक्शन के वक्त में? इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे पार्टी वर्कर्स लड़ते हैं, यहाँ पे दो माफिया फोर्सेस लड़ती हैं, यहाँ अंडरवर्ल्ड की दो पार्टियाँ लड़ती हैं। तो ये सारा अंडरवर्ल्ड, माफिया, क्राइम, सड़क पे इलीगली धंधा करने वाले लोग, उनसे इलीगली हफ्ता वसूल करने वाले लोग, पुलिस का करप्शन, ये सारा का सारा जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी उसके साथ जुड़ जाते हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा संदेश खाली में जो शाहजहां शेख के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग और रेप, मॉलेस्टेशन के इतने चार्जेस लगे, 300 से ज़्यादा महिलाओं ने किया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज को ये कहना पड़ा कि इतने जुर्म तुमने महिलाओं के अगेंस्ट किए हैं कि ये करते करते ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ डेट्स में कोर्ट आने में ख़त्म हो जाएगी। मैं इस बारे में आपसे बहुत डिटेल में अगले कई हफ्तों में बात करूंगा, क्योंकि मैं लगातार, हम 5 साल से डेली फाइल्स के लिए रिसर्च कर रहे हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं, हम उसको कंसोलिडेट करें ताकि पॉडकास्ट में कर सकूं। पर मैं अपने साथ के आपको 2 किस्से बताता हूं। पिछले कुछ वक्त में हम लोग कलकत्ता में और बंगाल में बहुत रिसर्च कर रहे हैं। मैंने कई जगह जा के 104, 105, 102 साल के जो फ्रीडम मूवमेंट के, खास तौर पर डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के सर्वाइवर्स हैं, विक्टिम्स हैं, उन लोगों के, चाहे वो त्रिपुरा में हो, असम में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, बंगाल में हो, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे हो, जा के उनके हमने वीडियो इंटरव्यूज़ किए हैं, जो मैं वक्त आने पे आपको दिखाऊंगा भी। एक ऐसा ही हम लोग कर रहे थे जो कि गोपाल पाथा जहाँ रहते थे उस इलाके में हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे। अचानक कहीं से मेरा जो एक मेन असिस्टेंट था उसको फ़ोन आया, और वो किसका आया उस नाम में पढ़ूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए अवॉइड करता हूँ। पर उसको एक फ़ोन आया कि अगर तुम यहाँ से 5 मिनट में नहीं निकले तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है। हमने ये तो मैंने तुरंत कहा चलो यहाँ से निकलो, और इसके पहले वो निकल पाते पुलिस आ गई, कलकत्ता की पुलिस, और उस पुलिस ने उन लोगों के फ़ोन छीन लिए जिन पे अटैक हुआ था, जिनको घेर लिया 150-200 लोगों ने, और तरह तरह की बंगाली में गाली दे के वहाँ से निकलने के लिए बोला गया। पुलिस ने उन्हीं लोगों को हाउस अरेस्ट तो नहीं बोलूँगा, होटल अरेस्ट करा दिया। उनको आदेश दिया कि 2 दिन तक वो अपने होटल के रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं और सीधे यहाँ से बम्बई चले जाएं। वो हमारे कैमरे, हमारे फ़ोन्स, सब कुछ जब्त कर लिए गए। इससे क्या साबित होता है? ऐसा क्यों किया गया? और जो भीड़ इकट्ठी थी उनकी किसी की भी शक्ल पे ये तो लिखा नहीं था कि ये लॉयर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स या कहीं अच्छा काम करने वाले लोग हैं। उनकी शक्लों से ही पता था कि ये एक मुस्लिम इलाका है और यहाँ पे अगर जान बचा के आप निकल जाएं तो आप किस्मत वाले हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ ऐसा इसलिए था कि उसमें मुस्लिम लोग शामिल थे, पर मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ये जो फ्रंट ऑफिसेज हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो ये टास्क फोर्स हैं, जो ये गुंडाज ऑन हायर हैं, जो ये एक पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड क्रिएट हुआ है, इसमें अधिकतर आपको वही लोग मिलेंगे जो मुस्लिम लीग के वक्त में पॉलिटिक्स का एक आर्म्ड रूप थे। यही लोग नक्सल्स बन के चले गए, यही लोग अर्बन नक्सल्स बन के वापस आए हैं, यही लोग जो हैं आज बंगाल में हर समय जब इलेक्शन आता है तो वो लोग वहाँ पे वायलेंस करते हैं। और यही है जो कि डेमोग्राफी को चेंज करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन्हीं के डेमोग्राफी अपने आप नहीं चेंज होती है। आप इलीगल लोगों को ला के भारत में अगर लीगैलिटी देना चाहते हैं, अगर आप वोट बैंक को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो ये समझा बुझा के नहीं होता है, ये ताकत और सिर्फ गुंडागर्दी से होता है। और इस ताकत और गुंडागर्दी का जो पूरा माफिया नेक्सस है, इसको आज की तारीख में कम से कम ये तो सत्य है, ममता बनर्जी के शासन में ये हो रहा है। और जिन लोगों को आउटसोर्स किया गया है ये काम, अक्सर उनको भाषण देते वक्त मैंने सुना है कि ममता बनर्जी
हिंदुओं को शैतान बोलती हैं और कहती हैं जब ये शैतान लोग आपके मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम एरियाज़ में आए तो आपको जम के उनका जवाब देना है। उनके भाषणों के बाद कितनी जगह पे हिंदुओं के ऊपर हिंसा के मसले सामने आए हैं, ये आप खुद रिसर्च करके देख सकते हैं। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज का ये पॉडकास्ट एक भूमिका है। मैं आने वाले कई हफ्तों में आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ आप उन्हें नहीं जानते, इसीलिए आप अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को भी नहीं जानते। यही कारण है जब कश्मीर के 5-7 लाख लोग विस्थापित कर दिए गए इस्लामिक टेररिज्म के चलते, आपको जनरल आइडिया था पर आपको डिटेल नहीं पता था। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता था। आज आपको भारत में होने वाली किसी बात का सत्य नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है कि भारत के बुद्धिजीवियों ने, भारत के मीडिया ने, भारत के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फोर्स ने, हिस्टोरियंस ने, खास तौर पे क्रिएटिव लोगों ने, पोएट्स ने, राइटर्स ने, फिल्म मेकर्स ने इन विषयों पे खुल के बात करना बंद कर दिया है। लेकिन मैं करूंगा, मेरे ऊपर कई सारे फतवे भी हैं, फिर भी करूंगा। आज बंगाल में मेरी लीगल लड़ाई चल रही है ममता बनर्जी के साथ। बंगाल में मैं जाता हूं तो एक अलग तरह की रिस्क लेके जाता हूं, जिसका कई बार शिकार भी हुआ हूं। फिर भी मैं ये सत्य आपके सामने लाऊंगा, द डेली फाइल्स के जरिए, इन पॉडकास्ट के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, भाषणों के जरिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब सब लोग खामोश हो जाते हैं, जब पूरा का पूरा गांव ना सुन पाने वाले, ना देख पाने वाले, ना बोल पाने वाले लोगों से भर जाता है, ऐसे गूंगे, बहरे, अंधों के गांव में किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मुझे आप से और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ताकि इतने कठिन काम को, जिसके बारे में आज भारत में कोई सोच भी नहीं सकता, जिसे करने का हमने जिम्मा लिया है, हमें भी तो लगे कि लोग बोल ना सकें, लेकिन ये तो अप्रिशिएट करते हैं कि कोई और बोले, कोई और तो सत्य दिखाए। इसी उम्मीद से आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।